नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्टेरिया पर स्टडी हार्ड गेट सक्सेस। और इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे हम इस समय सॉल्व कर रहे हैं राजस्थान पीसीएस प्री का पेपर, एग्जामिनेशन पेपर, जो कि 1 अक्टूबर 2023 को हुआ। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी जाता है उस समय कुछ कंफ्यूजन उसके माइंड में होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ जजमेंट हो जाते हैं। उस टाइम पे आता है हमें आंसर, लेकिन 99% 98%। तो ऐसे ही समझ और सोच को विकसित हमें करना है कि कैसे उस क्वेश्चंस को हम क्रैक करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। तो कॉम्टेरिया प्रोग्राम अपना लेके चल रहा है क्वेश्चन अपन कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, जिसमें हम सोल्यूशन देते हैं टोटल जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ इंडियन पॉलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे जूस को हम पढ़ाते हैं, एब्जॉर्ब कराते हैं माइंड में आपके, कि पूरा आपको इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से तैयार हो जाए। एक एक टॉपिक पे हम ब्रीफ लेक्चर लेते हैं, हम बहुत हड़बड़ी में नहीं पढ़ाते हैं। अभी हम राजस्थान पीसीएस प्री का पेपर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 128 है कि अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना है। क्वेश्चन यही। किया जाना स्वीकृत किया गया है, पूरा प्रश्न ये। आप देखिए, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। कोटा शहर में, कोटा बहुत ही फेमस है जहाँ भी आईटी वगैरह के क्लासेस चलते हैं। और अजमेर में, ये ऑप्शन है आपके पास, क्या अजमेर में किया जाना सुनिश्चित किया गया है, या तीसरा ऑप्शन है क्या उदयपुर में व्हाइट सिटी, यहाँ के सारे सफेद महल है उदयपुर, और चौथा है जोधपुर, यहाँ भी किले, और यही से थार की शुरुआत मानी जाती है। एग्जैक्ट ये थार में हम पहुंच गए, थार एरिया। और जैसा कि इस बार से अनुत्तरित प्रश्न ऑप्शन आ रहा है, तो अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है। क्या कोटा में स्वीकृत किया गया है, क्या अजमेर में स्वीकृत किया गया है, क्या उदयपुर में स्वीकृत किया गया है, क्या जोधपुर में स्वीकृत किया गया है, या अनुत्तरित प्रश्न इसका आंसर है। तो देखिए, अप्रैल 2023 में जोधपुर में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग में किया जाना, पीठ की स्थापना किया जाना स्वीकृत किया गया। ये स्वीकृत हमने लिखा है, स्वीकृत किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 128 का 4 ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 129 पढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे ही कर जाएंगे। निम्नांकित में से किस योजना का संबंध, ये सेट ए मैं करा रहा हूं, वचन नारे पर ले चलते थे ना, वही है कि नारा, क्या नारा था, कोई भूखा न सोए, मतलब सबको भोजन मिले, ऐसा कौन बोला था। क्वेश्चन मार्क। निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए। योजनाओं का नाम बता रहा हूं, आपको बताना है कौन सा है। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, दूसरा बाल गोपाल योजना, तीसरा ऑप्शन इंदिरा रसोई योजना, चौथा ऑप्शन अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, और 5वां ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न
निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि नारा है कि कोई भूखा न सोए? क्या इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना का संबंध है? क्या बाल गोपाल योजना का संबंध है? क्या इंदिरा रसोई योजना का संबंध है? क्या अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का संबंध है? या अनुत्तरित प्रश्न इसका आंसर है? क्वेश्चन नंबर 129 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इंदिरा रसोई योजना का संबंध था कि कोई भूखा न सोए। तो निम्न ऑप्शंस में से इंदिरा रसोई योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा न सोए। क्वेश्चन नंबर 129 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 130, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। 150 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसको कि हम कर जाएंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 130 है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। किस आयोग में? मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग राजस्थान। दूसरा कथन है हमारे पास, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष। ये दूसरा स्टेटमेंट। देखिए, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, ये पहला कथन था। और दूसरा कथन है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए कि वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। अब आपको बताना है कि पहला व दूसरा कथन सही है। दूसरा, पहला व दूसरा कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन देखिएगा वो ध्यान से। तीसरा आंसर हमारे पास है केवल पहला कथन सही है और अगला ऑप्शन है केवल दूसरा सही है। और पांचवा ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानानुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के। तो पहला ऑप्शन आ रहा है कि क्या एक और दो कथन दोनों सही है। दूसरा है न तो एक न तो दूसरा सही है।
तीसरा ऑप्शन है कि केवल पहला कथन सही है, चौथा ऑप्शन है केवल दूसरा कथन सही है, पांचवा ऑप्शन है कि अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है, यही सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक अध्यक्ष 4 सदस्य वाली बात मिथ्या है। तो सेकंड स्टेटमेंट की वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, तो केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 130 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 131, दो 2014 में नरपत मल लूढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो नरपत मल लोढ़ा की समिति क्या मानव अधिकार से संबंधित है, क्या पंचायती राज से संबंधित है, क्या लोकायुक्त से संबंधित है, क्या राज्यपाल से संबंधित है, या इसका ऑप्शन है अनुत्तरित प्रश्न। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति, किसके? 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? मानव अधिकार से, पंचायती राज से, लोकायुक्त से, राज्यपाल से, या अनुत्तरित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 131। देखिए ये जो थे नरपत मल लोढ़ा, ये लोकायुक्त। क्वेश्चन नंबर 131 का थर्ड ऑप्शन लोकायुक्त करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का इलेक्शन भी होने वाला है, नामांकन चल रहा है, विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 243 अनुच्छेद, दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में ये एक सदस्यीय आयोग है, एक सदस्य। तो देखिए पहला ऑप्शन है
फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथन है कि पहला है, भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के अधीन जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। दूसरा ऑप्शन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है। दोनों कथन सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। हमारे पास तो सारे ऑप्शन आएंगे, ना तो एक ना दो सही। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आंसर है, यहां पे केवल एक सही है और चौथा ऑप्शन केवल दो सही है। और पांचवा ऑप्शन जैसा कि आप आरपीएससी में जानते हैं आजकल है, अनुत्तरित प्रश्न आ गया। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो कि सत्य है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में यह एक सदस्यीय आयोग है, यह भी करेक्ट है। दोनों कथन करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो क्वेश्चन नंबर 132 का फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों कथन जो हमारे स्टेटमेंट है पुष्टि करते हैं। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। हर तरीके से कॉम्पिटिरिया कोशिश करता है कि एस्पिरेंट्स और कंप्लीटर्स किसी भी प्रकार की पढ़ाई के क्षेत्र में अपने आप को असहज ना महसूस करें। जो भी विद्यार्थी किन्हीं कारणों से इनका मनोबल गिर गया हो, जो भी विद्यार्थी किन्हीं कारणों से उनको शिक्षा प्राप्त करने में, खासकर भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में दिक्कत आ रही हो, वो कॉम्पिटिरिया, मेरे कॉम्पिटिरिया चैनल, आपके अपने और हमारे कॉम्पिटिरिया चैनल पे आकर विजिट कर सकता है और बहुत ही भलीभांति यहाँ से मुफ्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये ज्ञान एक्चुअली मुफ्त क्या होता है? डेटा तो आप पैसा लगा के भरवाते ही है, तो ठीक है, जो भी बच्चे स्मार्टफोन रखे हैं और डेटा भरवाते हैं वही तो इस ज्ञान तक पहुँच पाएंगे, तो कुछ तो खर्च आपको करना ही पड़ता है। कम से कम कोई भी डेटा का रिचार्ज आपका 3 महीने का आप कराएंगे 700 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये से कम नहीं है, उतना तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। 200 रुपये महीने, 250 रुपये महीने तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तभी तो आप इंटरनेट चलाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं। सफलता कई कुर्बानियाँ मांगती है, सफलता कई इतिहास रचती है, सफलता कई इम्तिहान लेती है। क्वेश्चन नंबर 133, मुद्रास्फीति के संदर्भ में, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार। क्वेश्चन को समझ लीजिए आप, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में एग्जैक्ट लिखा है, ध्यान दीजिए। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन क, कथन ए, हेडलाइन, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है। रेफरेंस, संदर्भ, जो एक विशिष्ट, जो एक विशिष्ट, स्पेसिफिक, जो एक विशिष्ट
परिवार, फैमिली द्वारा उपभोग, मतलब यूज कर रहा है, उपभोग की जाने वाली, उपभोग का मतलब उसका इस्तेमाल करना, की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी औसत कीमत, एवरेज वैल्यू, औसत कीमत का माप है। देखिए ये इतना लंबा डेफिनेशन है। पहला कथन का एक कहता है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। कथन बी कहता है कोर मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुएं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है, मेजरमेंट करती है। ये तो रहा दोनों स्टेटमेंट। कथन ए कहता है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोक्ता की उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। वहीं पर कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। अब इन दोनों कथन में आपको बताना है, पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है आंसर में, कथन ए व कथन बी सही है, मतलब दोनों कथन सही है। दूसरा ऑप्शन आपको आंसर यहां पे टिक करना होगा। कथन ए व कथन बी दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं। और थर्ड ऑप्शन यहीं पे हमारे पास आता है, केवल कथन ए सही है, केवल कथन ए सही है। वहीं पर चौथा ऑप्शन हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन आ जाता है, केवल कथन बी, केवल कथन बी सही है। और फिफ्थ ऑप्शन है, यू नो दैट, अनुत्तरित प्रश्न। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन ए, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। वहीं पर कथन बी कहता है, कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे कि खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो देखिए यहां पर सिर्फ कथन बी करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा।
सिर्फ कथन बी करेक्ट है, केवल कथन बी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट दैट कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे कि खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। क्वेश्चन नंबर 133, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। हमारे पास टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने 133 क्वेश्चंस आज किए। आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। वैकेंसी अपडेट आज आपको दे दें। वैकेंसीज अपडेट, जैसे कि आपने हमारी कम्युनिटी चेक की होगी, कॉन्टेरी की कम्युनिटी में देखेंगे MPPCS की जो डेट है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और PCS है फॉरेस्ट सर्विसेज, दोनों के लिए एक अपडेशन फॉर्म आने वाला था जो अभी नहीं खुला है। जो भी पहले SSC में अप्लाई कर चुके हैं 17 अक्टूबर तक, उनके लिए SFS का अपडेशन आना था, क्योंकि मैंने चेक किया है, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी फॉर्म की डेट आपकी टिल 8 नवंबर बढ़ा दी गई है। 8 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्म भर लीजिए और 29 से फॉर्म भराना फिर से चालू हो जाएगा। ये डेट बढ़ जाएगी, 28 तक डेट थी, अभी पूरा 8 नवंबर तक चला गया है। कंफर्म कर लीजिएगा, 8 या 9 नवंबर है लास्ट डेट। और इसी तरीके से MPPCS का हो गया। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम की देख लें तो इनकी भी एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड 22 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक देख लेंगे। तो ये भी एग्ज़ाम है इनका, AIB का 26 नवंबर को, इसकी भी डेट बढ़ गई। इसकी भी लास्ट डेट थी 30 सितंबर, लेकिन अब बढ़ के हो गई है तकरीबन 11-12 नवंबर तक गई है ऑल इंडिया बार काउंसिल लास्ट डेट। और इसके साथ ही साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलो एग्जामिनेशन which will be held on 6th of December to 22 of December, guideline by NTA for total 83 subjects। 83 सब्जेक्ट के लिए इस बार UGC नेट JRF की एग्जाम कराई जा रही है। इसमें क्या आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा और फॉर्म भरिएगा। ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत ही लाभदायक है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसके लिए एज कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन नेट में JRF के लिए जो आपकी जूनियर रिसर्च फेलो होती है, इसके लिए 28 साल, जनरल के लिए मैक्सिमम एज है, OBC के लिए इसमें 3 साल बढ़ जाएंगे, 31 हो जाएगा, ST SC के लिए 5 साल बढ़ जाएंगे, 33 हो जाएगा। और ये देख लीजिएगा अपना एज बार नोटिफिकेशन में। इसके साथ ही साथ UPPSC रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लीजिए। काफ़ी छात्रों से मेरी बात हुई, काफ़ी दिक्कत हो रही है OTR भरने में। OTR को अप्लाई करके छोड़ दीजिएगा, आपका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा होगा। जब OTI भर देंगे पेंडिंग होगा, और ये 1 हफ्ते के अंदर आपको OTR नंबर इशू हो जाएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म पोर्टल पे जाके भर लेंगे, OTR यस करके OTR नंबर भरेंगे, प्रोसीड करेंगे, पेमेंट करेंगे और इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। OTR के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आप हाई स्कूल इंटर डाल के भी OTR कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन की करें। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें दिखेगा कि एक्वायर्ड, यू हैव एक्वायर्ड ग्रेजुएशन, तो आप इसमें रहेगा YNN, यस और नो, तो आप यस कर देंगे, तो फॉर्म आपका एलिजिबल हो जाएगा आरोप के लिए कि हमने ग्रेजुएट किया हुआ है। और OTR में तो आप सारा फॉर्म अपलोड करेंगे ही, अपना सारा PDF वगैरह या और ये JPG में रिजल्ट वगैरह जो भी आप प्रोसेस है उसमें सारे आपको कॉलम मिलते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। और OTR बाद में मॉडिफाई भी होता है, कुछ फील्ड को छोड़ के, थोड़े फील्डों को छोड़ के 1-2 मैक्सिमम OTR मॉडिफाई हो जाता है, उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। अभी एक महत्वपूर्ण वैकेंसी में आपको बताता हूँ, उत्तराखंड PCS की वैकेंसी अभी नहीं आई है, इसमें मेरा फोकस है कि जो भी हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के कंपटीटर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस होता है। उत्तराखंड PCS
एग्जामिनेशन, वो तो जुलाई में एग्ज़ाम होना था लेकिन वो डेडलाइन हो गई, डेट अभी तक फॉर्म का पता नहीं, लेकिन उत्तराखंड भी अपना फॉर्म निकालेगा। बने रहिए, जमे रहिए। हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही बेस्ट मटेरियल प्लेटफॉर्म पर पूरा वर्क कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से रिसर्चल मॉड्यूल में यहाँ काम करते हैं। कॉम्टेरिया हैव टू ट्राई टू गिव द वेरी मोस्ट वैल्यूएबल एंड वेरी इंटेलेक्चुअल स्टडी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। पूरा हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं NCERT का दे पाऊँ। धीरे धीरे हमारा सफ़र 3 साल का हो गया है। अभी हमने फोकस कर दिया है इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे, पूरी जीस्ट ऑफ NCERT पढ़ा रहे हैं। नीति आयोग को खत्म कर चुके हैं, राज्य सूचना आयोग हम पढ़ाएंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा अभी RPSC RS का पेपर हमें सॉल्व करा रहा हूँ। 133 प्रश्न हो गए हैं, 150 प्रश्न के बाद हम फिर राज्य सूचना आयोग से कंटिन्यू होंगे। अभी मैंने नीति आयोग का लेक्चर दिया था, नीति आयोग मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो हर जगह अलग अलग प्लेलिस्ट है कॉम्टेरिया के अंदर। प्लेलिस्ट वाइज आप RS फ्री देखेंगे तो ये सारे लेक्चर दिखेंगे। प्लेलिस्ट वाइज हाई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जीस्ट क्रक्स ऑफ NCERT देखेंगे तो सारा आपको हमारा कोर सब्जेक्ट दिखेगा। ये प्लेटफॉर्म हमारा है इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव एब्रिविएट बाय IA इंडियन, I फॉर इंडियन, I पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। और आवर इम्पोर्टेंट सीरीज नेम इज क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन सीरीज। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉम्टेरिया मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन पर। हार्डर से हार्डर आप स्टडी करेंगे तो अचीव होंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री राम। हमेशा मेहनत करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी।